टॉप ऑफिशियल की जानिब से उनको पैगाम मिला है, पीछे हट जाओ। प्रोग्राम का प्रोमो शूट कर रहा था, उस दौरानिए में मेरे पे 3 दफा अटैक हुए। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। उनकी प्राइवेट डेटा जो है वो किस तरह लीक की गई। ये बताएं कि हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे लीक हुई थी। ये प्रेशर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दबाव है या डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है। मुदाखलत होती है या तो ये लीक्स हैं, हैरेसमेंट है या सर्विलेंस है। इन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे थे। अगर ये शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें रोका किसने? बिस्मिल्लाह करें ना, हुकूमत आपकी है ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने शिकायत की है और शिकायती ख़त लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की जानिब से उनको पैगाम मिला है कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार और इसकी छानबीन से पीछे हट जाओ। ये भी जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज़ हरबा लगता है। मज़ीद भी एक इससे मुतल्लिक जो शिक सोशल मीडिया पर भी है या बाहर जारी हुई है उसमें तफसीलात हैं जो हम प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट इस ख़त के रद्द अमल में, इस खबर के रद्द अमल में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वजाहती पैगाम जारी करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, ख़त लिखा गया है, उसमें लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द किया है। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि किसी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने रब्ता किया ना ही कर सकते हैं। ये भी कहा कि जज के ख़त की वजह से तासुर ये गया है कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है जो कि दुरुस्त नहीं है। ये भी कहा आगे कि सिर्फ इतनी दरख्वास्त की गई थी इस जो केस है उसमें कि जो सर्वेलेंस का मामला है बड़ा हसास मामला है, तो इससे मुतल्लिक जो समाअत का पोर्शन है उसको इन कैमरा किया जाए और शायद इसको मिसकंस्ट्रू किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात की और उसके फ़ौरन बाद वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए ये कहा कि ये जो मामला है इसको जो तासुर लिया जा रहा है या मुदाखलत का तासुर दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ अता तारन ने ये कहा कि सिक्योरिटी मुल्क की सलामती का मामला है, तो इसके ऊपर इस तरह खतूत के ज़रिए इसको उजागर करना या बात करने का तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ वो 6 जजेस के ख़त का मामला जिसमें मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ामात हो रहे हैं और फिर अब ये जो केस ऑन गोइंग है उसमें भी मुदाखलत की शिकायत जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कर दी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब रद्द कर रहे हैं और इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। इस मामले की तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए, ये जो मुदाखलत के मामले में नया चैप्टर खुला है, हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, एजाज़ सैयद साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं ये मामला चल क्या रहा है? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है मामलात को, या फिर वाकई में इस तरह का प्रेशर है जिसकी बार बार निशानदही हो रही है? अलीना, ये जो वाक़या हुआ है या ऑडियो लीक्स केस जो आगे बढ़ रहा है, तो वो जब आप दूसरों के ज़ख्म देखते हैं ना तो आपको अपनी बातें भी याद आ जाती हैं। अच्छा। अपने वाक़यात डिस्कस करना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चूँकि ये मामला मेरे बड़े करीब तर है और इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया है तो इसलिए मुझे ज़िक्र करना पड़ गया। ये साल 2009-10 की बात है। मैं उस वक्त एक अंग्रेज़ी चैनल होता था डॉन न्यूज़, अभी तो वो उर्दू हो गया। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैं उसका होस्ट था। उस प्रोग्राम का नाम था द स्पाई मास्टर। उसकी अभी भी कुछ किस्तें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। द स्पाई मास्टर प्रोग्राम का जो बेसिक थीम था वो ये था कि हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री जो है एट दैट टाइम, और हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अमूर के अंदर या सियासी अमूर के अंदर जो मुदाखलत है उसको एक्सपोज करना और उसके बारे में रिपोर्ट करना। जिस रोज़ मैं उस प्रोग्राम का प्रोमो शूट कर रहा था, मेरे घर पे अटैक हुआ था एट दैट टाइम। और एट दैट टाइम मेरी जो उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि वो प्रोग्राम ना करे। मैं टेररिज्म के हवाले से एक केस भी कर रहा था जिसमें इंटेलिजेंस सर्विसेज के उस वक्त के जो चीफ थे
ان کا نام بھی تھا، تو اس کے حوالے سے بھی بڑا پریشر تھا اور اس حوالے سے بھی بڑا پریشر تھا. بعد میں اس ٹی وی شو کی تقریباً 13-14 قسطیں ہوئیں، یعنی کہ سیریز چلی، لیکن بعد میں اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ پروگرام بند کرنا پڑا. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کی جو کارروائی ہے سرویلنس کی یا پولیٹیکل افیئرز کی جو کارروائی ہے وہ قانون کے دائرہ کار میں آئے. اور مجھے یہ جان کے یہ بتا کے میں آئی فیل آنرڈ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ فارمل اٹیمپٹ تھی میڈیا کی طرف سے فارملی ایک پروگرام کی صورت میں کہ یہ معاملہ پبلک ڈومین میں آئے، سیریز اس طرح 13-14 پروگراموں کی چلانا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ اٹیک ہوا، پھر دوسری دفعہ اٹیک ہوا، تو کم و بیش اس دورانیے میں میرے پہ 3 دفعہ اٹیک ہوئے. آج کمنگ ٹو دس پوائنٹ، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں 2009-10 کی بات کر رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس کی سماعت چل رہی تھی، اب اس دوران بابر ستار صاحب جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے اور اس کو ریٹن فارم میں شکایت کے طور پہ سبمٹ کرایا ہے. لیکن اٹارنی جنرل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیغام ان کو پہنچایا گیا سماعت کو ان کیمرہ کرنے سے متعلق، یا سماعت کا ایک پورشن ان کیمرہ کرنے سے متعلق، جس کو شاید غلط تناظر میں لیا گیا یا اس پیغام کو مسکنسٹرو کیا گیا. اب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ایک طرف سے ایسا تاثر لیا جا رہا ہے کہ مداخلت کی گئی، دوسری طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کا کوئی عنصر نہیں ہے، صرف یہ ریکویسٹ کی گئی تھی. کیسے تحقیقات ہوں اس معاملے کی، یہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے، آج جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو آج جو تینوں جج صاحبان ہیں جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے آج ایک بڑا اہم ریمارک دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی بھی شخص ججز کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ وہ اشارتاً کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، تو ان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف بھی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہم کریں گے. یہ عدالت کی کارروائی ہے جو میں آپ کو بتا رہوں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ تو کہہ رہی ہیں تحقیقات ہو جی، کیا جج صاحب جو ہیں بابر ستار صاحب، انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کا جو پورشن ہے وہ میں نے پڑھا ہے، وہ پورشن ہی پبلک میں آیا ہے. اس میں انہوں نے ٹاپ آفیشیل آف اے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ لکھا ہوا ہے، ورڈ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی اور ہمت کرنی چاہیے تھی، اس کا نام بتانا چاہیے تھا اور ایگزیکٹلی میسج کیا دیا گیا تھا وہ بھی بتانا چاہیے تھا تاکہ یہ بات اور پبلک میں ہو. آج کل بابر ستار صاحب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے غالباً امریکہ گئے ہوئے ہیں، لیکن آئی ایکسپیکٹ کہ بابر ستار صاحب وہ اخبارات میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور جوڈیشری کی فریڈم کے حوالے سے بات کرتے رہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اور بھی وہ آتے. اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب آپ کہتی ہیں کہ تحقیقات ہوں تو تحقیقات میں کون تحقیقات کرے گا؟ تحقیقات عدلیہ کرے گی. اچھا، جو ہی وہ عدلیہ کرے گی تو ٹی وی چینلز کے اوپر رات کے وقت آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں سوال اٹھانا شروع کر دیں گے. وہ سوال اٹھا نہیں رہے ہوں گے، وہ سوال کوئی اور اٹھا رہا ہے جو ان کے منہ سے اٹھوائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے اس بات کا، میں کسی پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں، مجھے پتا کہ یہ پروسیس ہوتا کیا ہے کہ کس طرح، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک بات، بٹ پھر معاملے کا حل کیا ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. پلیز ذرا کوئکلی کر لیں وائنڈ اپ. علینا ایک منٹ سر، وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس رہ گیا، پلیز کوئکلی وائنڈ اپ. کوئکلی 1 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. میں بات یہ ہے کہ کیا عدلیہ کرے گی؟ عدلیہ کو تو یہ متنازع بنایا تھا. کیا اس میں انٹیلیجنس کے اداروں کے اوپر بات کریں گے؟ بھئی ان کے اوپر تو الزام ہے، وہ تو نہیں کر سکتے. کیا بیوروکریٹ کریں گے؟ بیوروکریٹ بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کا سارا معاملہ تو وزیر اعظم صاحب نے تشتری میں رکھ کے انٹیلیجنس کے اداروں کو سپرد کر دیا کہ جب تک یہ سکروٹنی نہیں کریں گے ان کی پروموشن نہیں ہوگی، پوسٹنگ نہیں. اب ایک ادارہ رہ گیا، وہ ہے پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ کون چلاتا ہے؟ وہ ہماری سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں. اب سیاسی جماعتیں کدھر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے یہ کس طرف چل رہی تھی. یہ میرے خیال میں ایک کلیکٹیو جو سوسائٹی کی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور یہ کیس ایک بنیادی رنگ اس لیے اختیار کر سکتا ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگ. اچھا، ہمارا جب 6 ججز کا خط آیا نا بنیادی طور پر، تو ہمارا گیلا تھا کہ کوئی اگر مخصوص اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا یا کوئی شکایت کر دی جاتی تو ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، ایڈریس ہو جاتا. بہت سی ہم لوگوں نے بھی یہاں پر بیٹھ کے سوال اٹھائے. اب ایک مخصوص کیس آ گیا بھٹی صاحب سامنے، آڈیو لیکس کا کیس، جس میں بابر ستار صاحب ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. اٹارنی جنرل صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟
پہلی بات میڈم شیخ کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو مبارک ہو. وہ کل ایک سماعت کے دوران فرما رہے تھے کہ میں بحیثیت چیف جسٹس اپنی مدت کا ذمہ دار ہوں, میں سپریم کورٹ کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں ہوں. لو جی مائی لارڈ, آپ کی مدت میں ایک کیس آ گیا اور مداخلت کا کیس آ گیا, اب مجھے امید ہے مائی لارڈ آپ اس کی ذمہ داری قبول فرمائیں گے. کنیکشن جو آپ نے بنایا مجھے اچھا لگا. تھینک یو میڈم شیخ. دوسرا میڈم شیخ, اعظم نذیر تارڑ صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو تو چھوڑیں. کیونکہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ پہلی بار انہیں کوئی بتایا گیا تھا جب ان 6 ججز نے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, اور اب تو یہ ایگزیکٹو کے نمائندے ہیں, یہ فریق ہیں اور ان پر الزام ہے. دوسری بات میڈم شیخ, جو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی اٹارنی جنرل ہیں. ویسے میں حیران ہوں کہ آج انہوں نے کیا کر دیا, اور ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ان کیمرہ سماعت کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا یہی ہوتا ہے اٹارنی جنرل صاحب کے ایک ٹاپ سیکیورٹی آفیشل جج کو کہے؟ کیا اس کا طریقہ کار کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ مطلب کہ اٹارنی جنرل آپ کے ذریعے یا رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے, کیا وہ ڈائریکٹ جج کو کرے گا, جا کے بات کرے گا؟ تو یہ وہی اٹارنی جنرل تھے جب بابر ستار صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا مہم چلی شرمناک, تو انہوں نے کہا کہ بابر ستار صاحب سچ پر ہیں, حق پر ہیں, اور اگر کیس ان کے خلاف آیا, ریفرنس آیا, تو میں اٹارنی جنرل شپ سے استعفیٰ دے کر ان کا کیس لڑوں گا. میڈم شیخ, اب بات یہ ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا, پیچھے ہٹ جاؤ, اور یہ دھمکی امیز حربہ ہے. اس سے پہلے 6 ججز کا سپریم کورٹ کو خط لکھا جا چکا ہے. اس سے پہلے ان ججز کا 6 بار عامر فاروق صاحب کو بھی بتا چکے ہیں. اس سے پہلے یہ 6 ججز جسٹس بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کو بتا چکے ہیں, اور اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ اور عثمان منصور اٹارنی جنرل کو بھی بتا چکے ہیں, اور اس سے پہلے 3 ہائی کورٹس کے ججز بھی بتا چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ مداخلت ہو رہی ہے. کرنا کیا چاہیے میڈم شیخ؟ یہ پریشر ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, دباؤ ہے, یا ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ ہے؟ اس کا اب 2-3 حل ہیں میری نظر میں. میں کوئی قانون کا, ویسے تو میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا قانون دان ہوں, لیکن پھر بھی عجز و انکساری سے کام لے کر کہ میں قانون کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں یا قانون نہیں جانتا. ایک کہ پہلا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ایک بینچ بنا ہوا ہے, اس خط کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فل کورٹ اجلاس بلایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو یا کوئی مداخلت ہوئی تو ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا, مطلب متحدہ و متفقہ رد عمل دیا جائے گا. تو اب عامر فاروق صاحب ایک فل کورٹ اجلاس بلائیں اور اس میں یہ کیس پٹ اپ کریں. تیسرا, بابر ستار صاحب جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ اس جج کو گھر چلے جانا چاہیے جو جس پر دباؤ پڑے اور وہ کچھ نہ کر پائے, تو بابر ستار صاحب واپس آئیں جب, تو آ کر توہین عدالت کا کیس چلائیں اور ان کو بلائیں اور کہیں کہ کیوں کیا یہ, اور کس کی کیسے جرت کی مجھے کہنے کی کہ پیچھے ہٹ جاؤ. تو میری نظر میں یا میرے خیال میں یہ 3 حل ہیں, اگر ان پر عمل ہو جائے. ویسے سر ہمارے پاس صرف ایک پورشن ہے خط کا, تو ہو سکتا ہے انہوں نے پروپوز بھی کیا ہو توہین عدالت یا اس ٹائپ کا کوئی حربہ, لیکن یہ بھی سٹیپ ان کا جو لیا گیا ہے کہ انہوں نے رپورٹ کی ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے کو. ریما سے میں ذرا جاننا چاہوں گی, ریما ہمیں سمجھائیے گا بھی, اور ابھی یہاں پر جو اعزاز نے بھی بھٹی صاحب نے تجاویز دی ہیں ان سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب جب ایک اسپیسیفک واقعہ رپورٹ ہوا ہے, لیکن پھر دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو مسکنسٹرو کیا گیا, جو پیغام پہنچایا گیا تھا اس کو. جی شکریہ لینا. میں تھوڑا مختلف طرح سے دیکھ رہی ہوں یہ پورا معاملہ. پہلی بات تو یہ کہ جو لیٹر کا پورشن شیئر ہو رہا ہے وہ پیراگراف 13 ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ جو پورا خط ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کیونکہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ خط اسپیسیفکلی ان دھمکیوں کے اوپر لکھا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے 12 پیراگرافس میں کوئی اور چیز ہوگی جس پہ تفصیل سے بات کی گئی ہوگی, اور یہ ایک
कमेंट लग रहा है एक मुख्तलिफ पैराग्राफ का जिसका फोकस वो मिलिशियस कैंपेन है जो सोशल मीडिया पे जस्टिस सत्तार के खिलाफ चलाया जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस लेटर का अगेन ये स्पेकुलेशन है, बट ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लेटर उस सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में हो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, क्या ये वो लेटर तो नहीं है जिसकी बेसिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज को पार्टी बनाया है, उसमें रिस्पोंडेंट्स बनाया है, क्या ये वो ख़त तो नहीं है? क्योंकि अगर वो ख़त है तो फिर समझ आता है कि जस्टिस सत्तार ने पूरा तफसील से लिखा होगा कि उनकी प्राइवेट डेटा जो है वो किस तरह लीक की गई और किस तरह ये उनकी नज़र में जो अदालती कार्रवाई है उसको इन्फ्लुएंस करने का लग रहा है उन्हें एक तरीका है। तीसरा मैं ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि उन्होंने लिखा है कि ये जो मैसेजेस उन तक पहुँचाए गए आस्किंग हिम टू बैक ऑफ, उन्होंने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी नज़र में इन मैसेजेस से कोई भी सब्सटैंशियल डेट्रीमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं हुआ। तो एक तरह से तो वो अंडर प्ले कर रहे हैं शायद ये मैसेजेस कि एक तो उन्होंने उन पे गौर नहीं किया बिल्कुल, और दूसरा वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र में इंसाफ की जो एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसमें उनकी नज़र में मुदाखलत खुद से ये मैसेजेस नहीं थे, ये वर्ड्स हैं उनके। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि ये जो मिलिशियस कैंपेन हो रहा है ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स उनकी नज़र में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। तो पहली बात तो मेरा ख्याल है हमें ये करना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये पूरा ख़त, इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जिस पैराए में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं उस पैराए में ये ख़त लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल साहब की प्रेस टॉक दिलचस्प है क्योंकि इस पैराग्राफ में तो जिक्र नहीं है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने वो पैगाम जस्टिस सत्तार तक पहुंचाए। तो उन्होंने क्या खुद से ये अस्यूम कर लिया कि ये लेटर उनके बारे में है, या ये जो मैसेजेस पहुंचाए गए ये उनके ज़रिए जो मैसेजेस हैं, क्या वो उन्होंने कैसे ये अस्यूम किया? अगेन मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि उनका नाम या उसका जिक्र तो नहीं है इस पैराग्राफ में। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है जब ये सर्वेलेंस वाला केस चल रहा था इसमें ऑफिशियली भी आईबी की तरफ से तो एटलीस्ट मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूँ ये पोजीशन ली गई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और अटॉर्नी जनरल साहब भी ये कह रहे हैं कि मेरे थ्रू इंटेलिजेंस ने ये दरख्वास्त दी कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उस हिस्से तक एटलीस्ट जिसमें तफसील से बात हो रही है कि सर्वेलेंस किस तरह की जाती है पाकिस्तान में। तो अगेन इसमें कोई हर्ज नहीं है अटॉर्नी जनरल साहब का ये बात करना, और क्योंकि ये बात कोर्ट में भी हुई हुई है तो मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब यही कह रहे हैं कि ये ऑफिशियली उन्होंने बात की है। अगेन थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। सो आपका जो सवाल है कि क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है पहले तो हमें पूरी मालूमात की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये जो एक पैराग्राफ है इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग से एक खत लिखा गया है मुदाखलत के ऊपर। इस पे तो ऐसा लग रहा है कि पहले ये जो मैसेजेस आए उनको लगा मुदाखलत के जुमरे में शायद नहीं आता, लेकिन ये मिलिशियस कैंपेन उनका फोकस है और उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर रही है। और फिर उसी के दरमियान में उन्होंने कहीं पे पॉइंट 13 में मेंशन कर दिया उस पिटीशन का भी हवाला जिसको वो सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है जी दो चीजें हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने शायद अगेन ये स्पेकुलेशन है लेकिन या उन्होंने शायद डिफरेंशिएट किया है कि पहले मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं कहा क्योंकि मेरी नज़र में वो मैसेजेस उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई रुकावट हो। दूसरा ये हो सकता है कि वो एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि पहले भी मुझे मैसेजेस शायद भेजे गए थे और अभी ऑनलाइन कैंपेन हो रहा है तो शायद इनका कोई लिंक है। अगेन अलीना ये प्योरली स्पेकुलेशन है और मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ इतना स्पेकुलेट करने में, क्योंकि एक लेटर जिसका कोई डेट नहीं है, हमें मालूम नहीं है ये कब लिखा गया, और लेटर भी नहीं है पूरा, सिर्फ एक पैराग्राफ है, और लेटर भी नहीं है, एक पैराग्राफ पे हम तो इतनी बड़ी बात। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम लोग तो यकीनन इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं बिकॉज हम सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो इसके ऊपर वजाहत दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वज़ीर कानून वज़ीर इत्तलात ने इसके ऊपर आकर पैगाम दिया, क्या आपको लगता है उसमें थोड़ी जल्दबाजी हो गई फिर?
अलीना, वजीर कानून की प्रेस टॉक ऑनेस्टली मैंने नहीं सुनी, अटॉर्नी जनरल साहब की मैंने सुनी। उसमें वो बात कर रहे थे कि मीडिया पे जिस तरह कवर हो रहा है ये खत, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे थे कि अगेन स्पेकुलेशन है कि उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया। अब मैं श्योर नहीं हूं कि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में पहुंचाया या प्राइवेट कैपेसिटी में पहुंचाया। ऐसा मुझे तो लग रहा था वो ऑफिशियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही तरीका होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं हमारे थ्रू अटॉर्नी जनरल के थ्रू ही बात करती हैं। दूसरा, अगेन कोर्ट में ये आईबी ने खुद से भी ये बात की हुई है, तो ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो शायद वो जो सोशल मीडिया पे इस पे और अब मीडिया पे बात हो रही है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि आप इसमें उनकी वजाहत को भी इंक्लूड करें, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया पे इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल दिया जा रहा है। बट अगेन मेरे लिए कंफ्यूजिंग बात इसलिए है क्योंकि जो पैराग्राफ लीक हुआ है इसमें अटॉर्नी जनरल साहब का तो नाम नहीं है, तो उन्होंने खुद से ये अज्यूम किया कि वो मैसेजेस शायद उनकी तरफ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के बिहाफ पर, यानी उनके हवाले से या उनकी मुनासबत से किसी ने पैगाम दिया। बट मज़र अब्बास साहब, ये जो सारी की सारी आज सिचुएशन बनी है, आपकी उसके ऊपर क्या राय है? ऑल्सो अता तारड़ साहब का फिर कमेंट एंड में करना ये कि इस तरह के खतूत के ज़रिए इस तरह के मामलात को डिस्कस करना दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। अता तारड़ साहब और आज़म तारड़ साहब ये बताएं कि हुसैन नवाज़ की तस्वीर कैसे लीक हुई थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ था, वो बता दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी ये जानना। देखिए, मसले का हल क्या है? मेरे ख़्याल में ऐसे किसी मसले का कभी कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए कि बहुत ही ब्लेटेंट चीज़ें हुई हैं इस मुल्क में। असगर खान केस से बड़ा केस तो कोई नहीं है, जिसमें एक ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर खुद जाके कह रहा है कि हाँ मैंने पैसे तकसीम किए। उसके बाद कुछ हुआ, उस मसले का कोई हल निकला? नहीं निकला। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 साल पुरानी है। एक जज साहब एलिवेट हुए, उनको एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने फ़ोन करके उनका मैसेज दिया कि जी वो आना चाहते हैं गुलदस्ता लेके मुबारकबाद देने। तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिला करते इस तरह। वो बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये देखिए, इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है उसकी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से शायद ये जो 6 जजेज़ हैं इनमें से कोई जज पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनमें से हर जज स्टैंड लेने को तैयार है। देखिए, किसी जज के कमरे से अगर कैमरा तो मिला है ना, तो अटॉर्नी जनरल बताएं कि या तो वो जज झूठ बोल रहे हैं या उनके घर में किसी ने तो कैमरा लगाया है ना। इसमें ये रॉकेट साइंस क्या है? इसमें क्यों अदालत इधर अगर मगर लॉ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अगर किसी ने तो लगाया है, किसी का बहनोई तो अगवा हुआ है। अगर एक जज का बहनोई अगवा हुआ है तो वो हुआ है या नहीं हुआ? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जजेस झूठ बोल रहे हैं माजरत के साथ, या ये कि उसकी तहकीकात की हिम्मत नहीं है किसी में। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती। तो बता दें, कहें कि ये जजेस गलत बयानी से काम कर रहे हैं, अदालत कहे, लॉ मिनिस्टर कहें, अटॉर्नी जनरल कहें कि ये जजेस गलत बयानी से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत? क्यों कोई जज कहेगा कि मेरे बेडरूम में, मास्टर बेड में जो है कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा वहाँ से रिकवर हुआ? क्यों कोई जज ये कहेगा कि मेरा बहनोई अगवा हुआ था? कोई तो वजह होगी ना। तो चीज़ ये है कि अगर आप हल निकालना चाहें तो हल निकाल सकते हैं। आप बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, आप बुलाएं। देखिए, इफ्तिखार 3 नवंबर 2007 क्यों हुआ था? इसलिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जो कि मेरी नुक्ता नज़र से सबसे उनके जजमेंट से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी बहुत सी कंडक्ट से इख्तलाफ, लेकिन मेरी नुक्ता नज़र में वो बहुत ताकतवर चीफ जस्टिस थे। अगर वो डिटेन्ड हो सकते हैं, अगर चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी डिटेन्ड हो सकते हैं। ये जो सारा मामला है इसका और जो इल्जामात लगाए गए 6 जजेस की जानिब से भी उसके, बट ये जो देखिए 7 जजेस, अलीना एक मिनट, सिर्फ एक लाइन। देखिए, 2003 नवंबर 2007 को 7 जजेस ने फैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे जब तक उन्होंने वो जजमेंट नहीं लिख लिया कि ये इक़दाम जो है गैर आईनी है। उनको उसके बाद उनको हटा दिया गया सब कुछ, लेकिन वो जजमेंट ने स्टैंड किया
دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, مداخلت ہوتی ہے, اگر یا تو یہ لیکس ہیں یا ہیراسمنٹ ہے یا سرویلنس ہے, سرویلنس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں, ہیراسمنٹ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں خامہ خواہی تو کوئی جج نہیں کہے گا کہ میرے گھر سے کیمرہ ہوا. یہ تو آپ نے ایک ہولسٹک ویو اس کا پیش کیا, جو شکایات کی بھی جا رہی ہیں, 6 ججز کی طرف سے خط لکھا بھی گیا, بٹ اس وقت جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے, جو ایک پیراگراف سوشل میڈیا پہ بھی جاری ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے بھی پریس کانفرنس کی, تو اس سے متعلق آئی تھنک ریما کی جو بات ہے دیٹ ڈیفینیٹلی ہولڈز ویلیو. دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر کیا وضاحت آتی ہے, کیا اٹارنی جنرل صاحب اس کے اوپر مزید کچھ کہتے ہیں, سو اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آگے ذرا کچھ سیاسی بات بھی کرتے ہیں. اولیور کرومویل کے ساتھ اس کی لاش کی یا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کے جو ہے پھانسی پہ لٹکائی گئی تھی. اسی طرح ایک جعلی فیلڈ مارشل نے, ایوب خان نے, جس نے پہلا مارشل لا لگایا تھا, اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. آرٹیکل 6 ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے, اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے. مشرف سے لے کے ظہیر الاسلام, شجاع پاشا, اس کے بعد باجوہ, اس کے بعد فیض, اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں, اتنی ولدیتیں میں ان کو بھول گیا ہیں یہ ولدیتیں. ان کی ولدیتیں, اتنی ولدیتیں بدل گیا. ولدیت کا کھانا جو ہے ختم ہو گیا ہے, لیکن نام نہیں ختم ہو رہے. ویلکم بیک. یہ کل اسمبلی کے مناظر آپ نے دیکھے. اس سے پہلے معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو بھی آئین کو معطل کرتا ہے, توڑتا ہے, وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. ایسے ہر شخص کو سزا ملنی چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑے سانحے واقع ہیں ملک میں, ان کی جو انکوائری کمیشنز ہیں ان کی رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے, جس میں انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن, ثانیہ اوجڑی کیمپ, ایبٹ آباد کمیشن وغیرہ, ان کا جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے یہ تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پھر تمام تر معاملے کو آپ لیں اور جہاں جہاں آئین کو معطل کیا گیا, توڑا گیا, وہاں پر سزا ہونی چاہیے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور کہا اس کی شروعات ایوب خان کی میت کو یا قبر کشائی کر کے تو ان کو پھانسی لٹکا کے ہونی چاہیے, اور پھر وہاں تک آئیں جہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پر اسمبلی میں آئین کو معطل کیا گیا. خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں, کیا ان کا مطالبہ درست ہے؟ بنیادی سوال ہم نے یہ رکھا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی رائے. میڈم شیخ, ایک تو آرٹیکل 6 ہنس رہا ہوگا کہ میں کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. کل خواجہ صاحب اینڈ کمپنی بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے تھے, ضیاء الحق کو اصلی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کو نقلی شہید کہہ کر آرٹیکل 6 ان پر لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے. کل ہی زرداری صاحب اینڈ کمپنی, خواجہ صاحب اینڈ کمپنی کو سیکیورٹی رسک, نواز شریف کو گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان, مودی کا یار, ضیاء الحق کا اصلی بیٹا, ڈان لیکس, ممبئی حملوں بیانات پر, ان پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے. کل ہی یہ دونوں مل کر عمران خان کو سیکیورٹی رسک, ملک دشمن, غدار کہہ رہے تھے چند دن پہلے تک, اور آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے. اور کل عمران خان صاحب اینڈ کمپنی ان پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے. میڈم شیخ, ابتداء ایک تو کرامویل کا انہوں نے نام لیا. کرامویل کو پتہ ہے خواجہ صاحب پھانسی کنہوں نے دی؟ انہوں نے دی تھی جنہوں نے کرامویل کے ساتھ کوئی ڈیلیں نہیں کی, ڈھیلیں نہیں کی, لندن نہیں گئے, جدہ نہیں گئے, خفیہ ملاقاتیں نہیں کی, لندن پلان نہیں بنائے, ان کے گیٹ 4 پر نہیں گئے, ان سے اقتدار نہیں لیے. دوسری بات, ولدیتیں جب بدلنے کے خانوں کی بات ہوگی تو بہت سارے خانے ختم ہونا پڑیں گے. تیسری بات میڈم شیخ کہ مطالبہ بالکل ابتدا کریں. ویسے تو اب ملک اس سطح پر آ گیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو یہ کمیشن بننا چاہیے, لیکن پک اینڈ چوز نہ کریں. ایوب خان سے شروع کریں, ضیاء الحق, یحییٰ خان پر آئیں, ضیاء الحق پر آئیں, پرویز مشرف پر آئیں اور آرٹیکل 6 لگائیں. اور مگر میرا ایک مطالبہ ہے کہ ان آئین شکنوں کی پیداوار
इन आइन शिकनों का साथ देने वालों, इन आइन शिकनों के इक़्तिदार को सहारा देने वालों, इन आइन शिकनों के साथ मिलकर खोया मलाई खाने वालों और इन आइन शिकनों से डीलें ढीले करने वालों पर भी कोई आर्टिकल लगाएं। और चौधरी शुजात का एक बयान याद आ रहा है परवेज़ मुशर्रफ पर, उन्होंने कहा अगर गद्दार हैं और उन पर आप आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो हम पर भी लगाएं, क्योंकि हम तो उनके साथ थे। और आखिरी बात मैडम शेख, आइन शिकन या फौजी आमर क्या करता है? आइन तोड़ता है, इलेक्शन से भागता है, अदलिया पर चढ़ाइयाँ करता है, सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत का जनाजा निकालता है। तो ये तो ख्वाजा साहब एंड कंपनी कर चुके हैं। इंतहा उन्होंने ठीक नहीं की। वो इमरान खान की असम्बली जो तोड़ने वाली है वो इंतहा नहीं है। इंतहा वो है कि 2 बार ख्वाजा साहब एंड कंपनी के दौर में आइन टूटा, ये इलेक्शन से भागे, वोट की इज्जत का जनाजा पढ़ाया, अदलिया पर चढ़ाइयाँ की। लिहाजा सारों पर आर्टिकल अगर 6 लगाना है तो ख्वाजा साहब एंड कंपनी उनमें आते हैं। और अच्छी बात यह है कि ख्वाजा साहब ने ज़िया-उल हक का साथ देने पर माजरत की है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। करामवेल को मेहरबानी करें बख्शें। करामवेल जैसे आप बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, पिक एंड चूज, लेकिन फिर उसमें भी होता है कि अभी आपने कहा ना इंतहा वो नहीं है, इंतहा ये है, कुछ है। तो ये कल असम्बली में भी डिस्कस हुआ और आज भी उसकी झलक हमें नजर आई। एजाज ये बताइएगा यहाँ से आगे बढ़ना कैसे मुमकिन है? जो सारी की सारी बात हो रही है, क्या हासिल वसूल होगा इससे, क्या अंजाम होगा इसका? अलीना, मौजूदा जो असम्बली है नेशनल असम्बली, उसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ये सीनियर तरीन अरकान असम्बली में शुमार होते हैं, बल्कि तजर्बाकार तरीन सियासतदानों में शुमार होते हैं। इन्होंने जो तकरीर की, और हमेशा जब ये तकरीर करते हैं तो लोग बड़े अटेंटिव होकर सुनते हैं। इस वजह से नहीं कि ये फब्तियाँ बहुत अच्छी कसते हैं, वो भी बड़ी अच्छी कसते हैं, फ़िक्रे भी बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन इनकी तकरीर में कुछ हिस्टोरिक पहलू भी होते हैं, कुछ रियलिटीज़ भी होती हैं, और पॉलिटिक्स तो ज़ाहिर होती है। मुझे ये जो तकरीर है ये सुन के एक बात समझ में नहीं आई। वो बात ये है कि ख्वाजा साहब मुतालबा किससे कर रहे हैं? ख्वाजा साहब ख़ुद वज़ीर दिफ़ा है, वो ख़ुद हुकूमत है। अगर हुकूमत जेन्युइनली ये बात समझती है कि अयूब खान से जो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इससे बिस्मिल्लाह करें। हकीकत ये है कि थोड़ा सा शायद ख्वाजा साहब बात करते हुए शायद गलती उनको हो गई कि पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। पहला मार्शल लॉ मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लगाया था, और उसके 2-2.5 हफ्तों के बाद ही अयूब खान साहब आए और उन्होंने दूसरा मार्शल लॉ लगाया था। तो असल हमारे आम तौर पे यही तसव्वुर किया जाता है कि अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, लेकिन हकीकत ये है सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान की मदद से पहला मार्शल लॉ लगाया था। अगर ये शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें रोका किसने? बिल्कुल आगे बढ़ें। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 6 आप कहते हैं लगाएं, तो एक दफ़ा आर्टिकल 6 इत्तफाक से नून लीग की हुकूमत थी, वो लगाया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, नून लीग की हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर। और फिर क्या हुआ था जी सर, वो भी मेरे और आपके सामने है कि जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए कौन कौन आगे आया था, और किस तरीके से जो इक़्तिदार के ऐवान वो हिल गए थे, और किस तरीके से आज जो मुतालबा कर रहे हैं उमर अयूब साहब, जो उन्होंने तकरीर की वो भी अपनी जगह बड़ी अच्छी है। लेकिन उमर अयूब साहब को ये भी तो बताना चाहिए कि जब 2013 में उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस वक्त की नून लीग हुकूमत ने आर्टिकल 6 एक बंदे पे लगाने की कोशिश की थी, जनरल मुशर्रफ साहब पे लगाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब किसके कहने पर एहतजाजी धरना लेकर इधर इस्लामाबाद में आ गए थे, और उस वक्त हुकूमत को किसने मजबूर किया था, किस तरीके से हुकूमत को एट दैट टाइम कहा गया था, जजेस को कहा गया था कि आप जनरल मुशर्रफ को जाने दें, और जनरल मुशर्रफ जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े सख्त हैं, बड़े तल्ख हैं, जिस तरह एजाज ने भी बताया। लेकिन सर ये जो सारी की सारी अब मामला छिड़ा है, क्या हो इसका आगे? देखिए, हमारे एक दोस्त हैं अब्बास ताबिश, उनका बड़ा अच्छा शेर है इस हवाले से, तारीख़ वो भी तुम्हारी लिखी हुई, अब तुम बताओगे हमें गद्दार कौन है। इस मुल्क में जिन जिन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, जिन जिन पर गद्दारी के मुकदमात चले, वो सब के सब मुहिब वतन थे। देखिए, हम बड़ी आराम से आर्टिकल से, बहुत स्पेसिफ़िक आर्टिकल है, हम हर किसी में एक जुमलेबाजी कर देते हैं आर्टिकल। देखिए, अगर आपने वाकई
एकेडमिकली और वैसे ही पार्लियामेंट ने अगर करना है तो पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं, शुरू करें 56 के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एब्रोगेट हुआ, तहकीक करें कि 62 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एब्रोगेट हुआ। हालांकि वो इन्हीं का बनाया हुआ था, अयूब खान का बनाया हुआ था। उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए असेंबली के स्पीकर के हैंड ओवर करने के एक और आर्मी चीफ के हैंड ओवर कर दिया। तहकीक करें और बताएं, ले डाउन करें, सिंबॉलिकली ले डाउन करें, किसी की कब्र को से निकाल के किसी, ये सारी हमारी बातें करने की होती हैं। जिस तरह अभी एजाज कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह करें ना, हुकूमत आपकी है ख्वाजा साहब, आप बिस्मिल्लाह करें, आप बनाएं, हिम्मत करें। शहबाज शरीफ कल ही, आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दें एक कमीशन बनाने का कि वो तय करे कि इस मुल्क में किस किस ने आइन को एब्रोगेट किया था। देखिए 73 आर्टिकल 6 जो है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़े। वायलेशन एक अलग चीज होती है, एब्रोगेशन एक अलग चीज होती है, सस्पेंशन एक अलग चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों की वजाहत है। लेकिन जिन ने भी किया हुआ है, जिन ने भी ये किया है, उनको और कुछ नहीं, कम से कम ब्लैकलिस्ट तो करें पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन लोगों को, चाहे वो सिकंदर मिर्जा हो, चाहे वो गुलाम मोहम्मद हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो याह्या खान हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, जो भी हैं, आप लिस्ट कर दें कि इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, इन्होंने सस्पेंड किया। इस बात को मैं इस तरह रीमा की तरफ लेके जाऊंगी कि रीमा, क्या जैसे हमने देखा अभी हाल ही में भुट्टो केस का फैसला हुआ, उसके ऊपर अलग अलग राय, लेकिन क्या आगे चलने का यही तरीका है कि जो पास्ट में रॉन्ग्स हुए सबको राइट किया जाए और सिंबॉलिकली राइट किया जाए और फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं और फिर पार्लियामेंट को भी यही करना होगा? अलीना, 2-3 मुख्तलिफ तरह से आप इस तजवीज़ को देख सकते हैं। पहली तो ये कि ये पार्लियामेंट में हमारी इस तरह की बहुत सी तकारीर होती हैं और उनको एज स्पीचेस ही लेना चाहिए। अक्सर उनका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम उनकी नहीं देखते और ना ही उसका मकसद ये होता है। तो एक तो आप इसको प्योरली एज ए रिटोरिकल डिवाइस देख सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने कुछ माजी के साथ, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमारे माजी का एक बहुत स्याह ये हिस्सा है कि हमारे मुल्क में बार बार मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, यहाँ पे कूज हुए और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। तो इस पे बार बार बात करना और इस पे इसको कंडेम करना मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है। आप तो मैं तो इसको सपोर्ट करती हूँ कि आप कंडेम करें, आप बार बार उसकी बात करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि आप कब्र खोद के लोगों को सजाएं दें, फांसी चढ़ाएं, इसको मैं सपोर्ट नहीं करती। ये इसके बहुत ज़्यादा, सो लिटरली अगर हम लें, रिटोरिकली नहीं, लिटरली तो ये बहुत ज़्यादा इसमें आपके हर्डल्स होंगे और मॉरली भी मेरा ख्याल है मेक्स नो सेंस कि आपने कब्र खोद के किसी को फांसी देनी है। लेकिन अगेन रिटोरिकली ठीक है और माजी को बार बार रिमाइंड करना कोई हर्ज नहीं है, ताकि आप फ्यूचर में उस तरह के जो अमल हैं उनके सपोर्टर्स ना बने। तीसरी बात आखिरी कि ये बहुत अहम चीज़ है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनको मेरा ख्याल है इतना सेंसिटिव या डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे। अयूब खान के जो भी उन्होंने किया वो डिस्टेंस कर लें उसके साथ। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अयूब खान एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, एक यूसर्पर थे, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल था, अगर आप प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में देखें तो उनका था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में जाकर लेकिन रिकग्नाइज किया है कि गलती हुई सुप्रीम कोर्ट से, जो वो लेजिटिमेसी देते रहे मार्शल लॉ को। तो मेरा ख्याल है ये तो क्लियर है। तो इस मामले पे इतना सेंसिटिव होना और इतना डिफेंसिव होना मुझे समझ नहीं आती। हाँ, आज जो हो रहा है उसको मैं तो हाई ट्रीजन या आर्टिकल 6 के जुमरे में नहीं कहूंगी कि वो उसमें आता है। एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अबेयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 इसका हवाला देता है। मेरा ख्याल है इसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स या इस तरह थ्रू यूज ऑफ फोर्स आप आइन पूरे को जो है वो सस्पेंड कर दें, एब्रोगेट करते हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। आइन तोड़ना, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी देखा है, लिखा गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो होता है उसमें आप टॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और मजीद शायद कानून साजी हो सकती है कि कोई अगर आइन की स्पेसिफिक प्रोविजन तोड़े तो क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को एक ही बना देना
کہ آج جو ہو رہا ہے وہ بھی سنگین غداری ہے. ملٹری ڈکٹیٹرز بھی سنگین غداری کرتے تھے. جو عمران خان صاحب اور سب نے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بلاک کرنے کی کیا, وہ بھی سنگین غداری ہے. یہ چیزوں کو بہت کنفیوز کر دیتا ہے. پاکستان میں لیئرز ہیں, ہائبرڈ نظام ایک مختلف چیز ہے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس مختلف چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی گریوٹی میں فرق ہے اور ہمارا آئین بھی تفریق کرتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگین ریٹورکلی علینا ایسی باتیں ہوتی ہیں, شاید یہی تو اس کو سیاسی بیان کی طرح یا سیاسی تقاریر کی طرح زیادہ لینا چاہیے, بٹ حکومت اس کے اوپر عملی طور پر کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی وہ ایک بالکل الگ بات ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.